ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और हम बात कर रहे हैं उपचुनाव में बीजेपी को जिस तरीके से प्रचंड जीत मिली है उसके बाद बीजेपी काफी उत्साहित है। हालांकि समाजवादी पार्टी के पक्ष में नतीजे नहीं रहे, तमाम बयान लगातार निकल कर आ रहे हैं समाजवादी की पार्टी की तरफ से। इस पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं कि समाजवादी का पुराना किला दरक कैसे गया, ढह कैसे गया, इस पर हमारी चर्चा है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद है इस वक्त। सुशील दुबे जी का हम रुख करते हैं। सुशील दुबे जी, सवाल यहां पर यह है कि बीजेपी ने बाजी तो मार ली, समाजवादी पार्टी के अपने तर्क है। अब 2024 के लिए क्या यही से पृष्ठभूमि इसकी बन जाती है? मैं इस सवाल पे आऊं, पहले मैं अपने सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं हूं साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं उत्तर प्रदेश के, मैं आपको पूरा देश जानता है। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता, शानदार मित्र, मेरे छोटे भाई मनीष जी की बात का जवाब दे दूं। मनीष जी ने कहा प्रबुद्ध वर्ग ओछी टिप्पणी, ओछा शब्द हमें लगता है कि ये आजम खान से थोड़ा इंस्पायर हैं, उनसे प्रभावित हैं। उन शब्दों को उर्दू में बोलते हैं, उन्होंने हिंदी में। ओछा शब्द एक बड़ा भारी वजनदार शब्द होता है। खैर, शायद मनीष जी को ये नहीं मालूम है जो उन्होंने कभी समाजवाद और लैपटॉप का बड़ा भारी ज्ञान दिया। तो समाजवाद ये मुलायम सिंह वाला समाजवाद नहीं है। अब आप अपने तरफ से, ये मोहन सिंह वाला समाजवाद नहीं है, ये भगवती सिंह वाला समाजवाद नहीं है, ये मुलायम सिंह धरती पुत्र मुलायम सिंह वाला समाजवाद नहीं है, ये जवानी कुर्बान गिरोह गैंग वाला समाजवाद है। 12 में बहुमत मिला था मुलायम सिंह जी को, अखिलेश यादव को नहीं मिला था। उसके बाद जो ले तेरे की हुई दे तेरे कोई भरी सभा में जिस तरीके से चीर हनन हुआ, जिस तरीके चाचा में धक्का, बाप को यूं, कई से तमाम चीज़ है, वो समाजवाद नहीं था। आज के नौजवान इसको समाजवाद माने तो स्वागत है। इसी समाजवाद को मानने का ये नतीजा है कि ये आजमगढ़ और ये सारे विधायक सब कुछ होने के बाद, मुलायम सिंह जी की धरती होने के बाद, अब आप करहल से भेज दोगे, आप डिम्पल जी को लड़ा देते, नहीं लड़ाए तो आप आजमगढ़ का ही, आपका पिताजी वहां पर सांसद, आप खुद सांसद रहे, आपके सारे विधायक सांसद, आप करहल से भेज रहे हो, आप वहां से कोई आदमी नहीं निकाल सकते थे आजमगढ़ का। तो ऐसी स्थितियां तो आनी थी। अब दूसरी बात मैं इतना जरूर कहूँगा, समाजवाद अभी सीखने बड़ा वक्त लगता है, समाजवाद सीखने में। उनका समाजवाद दूसरा समाजवाद था, वो खेत से निकल वाले समाजवाद आए थे, ये बिजनेस क्लास से निकल के समाजवाद है। खैर, अच्छी बात है, वरना चुनाव नहीं हारते, उधार की मुख्यमंत्रीशिप ले ली, हार गए, आगे क्या स्थिति होगी। और चुनाव, ये वाले चुनाव में जो उन्होंने आपने आंकड़े गिनाए, ध्रुवीकरण ना होता, 90+ अगर मुसलमान ने वोट ना दिया होता तो जो हाल होता समाजवादी का, वही बीएसपी हो जाती है, और वही कांग्रेस जैसे हाल हुआ वैसे ही हाल हो जाता। खैर, 24 में स्वाति जी, 24 में कोई चैलेंज नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, कहीं पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। ये पूरा चुनाव मोदी और उत्तर प्रदेश, खास तौर से उत्तर प्रदेश में योगी जी का जो आर्यनगढ़, योगी जी का जो सोच, योगी जी का जो स्टाइल, योगी जी का जो बुलडोजर, योगी जी का जो ये पंप वालों को तोड़ना, ये सब चीज़ें। अब देखिए, जुमे की नमाज किस्सा ख़त्म। अब जुमे की नमाज से पत्थर वो हाय किस चीज़ ख़त्म हो गई, वरना जुमे की नमाज तो शासन के लिए आफत थी। जो सच है, जो सही है, बोलना पड़ेगा। योगी जी की एक आवाज़ में लाउड स्पीकर लाखों उतर गए, योगी जी की एक आवाज़ में बस स्टैंड खत्म हो गए। मैं योगी जी की जो अच्छी बातें हैं वो कहूँगा। अब की सेकंड पारी में योगी जी कतई सब समाज को साथ लेकर चल रहे हैं, सबके भले की बात कर रहे हैं, मंदिर से उतरा तो मस्जिद। इनकी यही सोच 24 के जो चुनाव में, जब विकल्प ही सामने नहीं है, जब इस टाइप का समाजवाद है। देखिए, मायावती तो सीन से आउट हो गई। अब मायावती जी खुले रूप से बीजेपी की पार्टनर हैं। कांग्रेस का कल क्या होगा जब वो 2.5 साल में शहर प्रदेश देश का अध्यक्ष और 3 महीने में प्रदेश का अध्यक्ष तय नहीं कर पा रहे हैं, आगे क्या करेंगे उनका मुकद्दर नियति जाने। मुझे लगता है मैदान खाली है, कुछ नहीं। योगी और बीजेपी उत्तर प्रदेश की सारी लोकसभा सीटों पर जबरदस्त और 1 to 1 मुकाबला करेगी। ठीक है, रुद्र प्रताप जी, जल्दी से बताइए कि ध्रुवीकरण या जाति फैक्टर इस बार क्या हावी रहा इस चुनाव में? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि कहीं से कोई ध्रुवीकरण वाला मसला था, क्योंकि एक मुश्त होकर किसी भी समुदाय ने किसी को वोट नहीं दिया, चाहे आप आजमगढ़ में देख लें या रामपुर में। इस चुनाव में नहीं, ये उपचुनाव नहीं कहा दुबे जी, मैंने कहा था जो अभी 22 में चुनाव हुए हैं। जी, मैं आपकी बात का जवाब नहीं दे रहा, मैं इनकी बात का आपकी बात कर जी।
तो मुझे नहीं लगता इस वाले चुनाव में कि किसी एक ने, हिंदू ने ये मान लिया कि ये हिंदू कैंडिडेट है तो इसीलिए देना है, या मुस्लिम ने मान लिया ये मुस्लिम है तो इसीलिए नहीं, देना है। शुरुआत में योगी जी ने एक अपील की थी, जैसा कि जिक्र सुशील जी ने भी किया, आर्यगढ़ बोला उन्होंने, आर्यनगढ़, और आजम खान ने भी बहुत भावनात्मक अपील की, बहुत सारी चीजें उन्होंने कही। तो मुझे लगता है शायद देखिए दो अलग अलग चुनाव थे, दोनों लोग के हिसाब से तुलना करना पड़ेगा। रामपुर का चुनाव बेहद गैर जरूरी चुनाव था, इसलिए क्योंकि अखिलेश जी का माना जा सकता, अखिलेश जी विपक्ष के नेता बन रहे थे, सांसद से इस्तीफा देना बनता था। रामपुर से आजम खान साहब ने सांसदी छोड़ दी विपक्ष का विधायक बनने के लिए। जाहिर तौर पे संवाद की कमी थी, वो भी कुछ ऐसा चाह रहे थे जो उनको मिल नहीं पाया, और ये रामपुर की जनता जानती थी। वोटिंग कम परसेंटेज होने का भी वजह वही थी। आपको याद होगा पिछले विधानसभा चुनाव में नाहिद हसन के कैराना में कितनी जबरदस्त वोटिंग थी, नाहिद के पक्ष में माहौल था। यहाँ पे आजम खान के समर्थक ही नहीं निकले, वोटिंग परसेंटेज कम होने इस बात की निशानी थी कि रामपुर वालों ने भी माना कि गैर जरूरी चुनाव है। पहला पक्ष आप इसको ये देख के रखिए। दूसरी बात, आजमगढ़ से अखिलेश यादव जी का दूर रहना चुनाव परिणामों में दिख रहा है। उनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता कहीं कमी नहीं है। हाँ, पार्टी संगठन के तौर पे चलती है। जब आपका संगठन नहीं अच्छा होगा तो दिक्कतें ऐसे ही पेश आएंगी। अखिलेश यादव जी ही मोदी को जवाब देंगे, अखिलेश यादव जी ही योगी को जवाब देंगे, और अखिलेश यादव जी ही राजा भैया को जवाब देंगे। पार्टी ऐसे नहीं चल सकती, उसके लिए 3 अलग व्यक्ति नियुक्त होते हैं। पार्टी चलती है जब शक्तियां बढ़ती हैं। एक जगह पे शक्ति समाहित होने पे आपके पास हर चीज का क्रेडिट आएगा और आपके ऊपर हर हार की जिम्मेदारी आएगी। तब गिना जाएगा कि कौन कौन से चुनाव हारे, 14, 17, 22, 24, इस तरह की एक श्रृंखलाएं गिनी जाएंगी। आपने बात की 2024 के चुनाव की। देखिए, कांग्रेस, देश को 6 प्रधानमंत्री देने वाली कांग्रेस आज इस हालत में है कि उसके पास उम्मीदवार लड़ने वाले नहीं है। जीतने के तो छोड़ दीजिए, एकमात्र पार्टी ऐसी जिसकी नेशनल प्रेसिडेंट यूट्यूब पे नहीं है, फेसबुक पे नहीं है, ट्विटर पे नहीं है, सोशल मीडिया पे है ही नहीं सोनिया गांधी जी। तो आपको देखना पड़ेगा जो आधुनिकता के साथ चलने वाली राजनीति में वो कहीं नहीं है। दूसरी बात, बहुजन समाज पार्टी अपने कोर वोट बैंक के साथ थोड़ा थोड़ा समझौता कर रही है, वो शिफ्ट हो रही है। अब उसके मन से हो रहा कि बेमन से हो रहा, लेकिन वो शिफ्ट हो रही है। समाजवादी पार्टी को लगातार चोट पहुंचा रही है। 2024 में मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का सीधे समाजवादी पार्टी के साथ होने वाला है, जिसमें भी भारतीय जनता पार्टी काफी आगे दिख रही है। स्वाति जी ठीक है। केसी जैन जी, जीत का सेहरा तो लोगों ने आपके सर पर सजा दिया, लेकिन ताज ये कांटों भरा रहने वाला है सर। चुनौतियां बहुत हैं इन 2 सालों में, इस पर भी आपको बहुत काम करना होगा। जी स्वाति जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है और जो चुनाव लड़ने की शैली है बाकी पार्टियों से यही अलग है, यही अलग। हम कोई भी चुनाव अगर लड़ते हैं पूरी तन्मयता के साथ लड़ते हैं और रिस्क भी लेते हैं। देखिए, हमने कई सारे टीवी चैनलों की डिबेट पे कहा हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सब कुछ हमारे पास, दोनों सीटें हमारे पास लंबे समय से नहीं। तो ऐसे में, और माननीय योगी आदित्यनाथ जी दोनों जगहों की सीटों पे प्रचार करने गए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर हम प्रचार करने जा रहे हैं, कल को बाय द वे सीट किसी और पार्टी के पास जाती है तो ये होगा कि मुख्यमंत्री जी ने प्रचार किया तब भी नहीं जीत पाए। और समाजवादी पार्टी के साथी ने भी एक बात कही कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए हमने जो है इनको हराया वहां पर जो है गोरखपुर में। सही बात है, आपने हराया, लेकिन जब आपने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में प्रदेश की सरकार रहते हुए हराया तब लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई, जब आप जीत गए। लेकिन वही चुनाव जब आजमगढ़ में, रामपुर में भारतीय जनता पार्टी जीत लेती है तो आप सीधे सीधे कहते हैं लोकतंत्र की हत्या हो गई, लोकतंत्र को बचाना है। कहां से भाई लोकतंत्र की हत्या हो गई? ये चुनाव है, आम चुनाव है, चुनाव में जीत हार होती है। आप हार गए तो लोकतंत्र की सीधे हत्या हो गई। ये कैसे रगल आरोप है? और एक चीज है कि हर एक चुनाव को हम तन्मयता के साथ लड़ते हैं। एक सवाल का जवाब और भी दीजिए, आपको देना भी होगा कि बार बार आरोप लगता है निष्पक्षता से चुनाव नहीं करवाया गया, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया। और आजम खान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसमें कहा कि लोकतंत्र पर ठोकतंत्र भारी पड़ गया। ऐसा है क्या? देखिए स्वाति जी, मैं वही चीज कह रहा हूँ कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसके बाद में अगर उपचुनाव होता है, जब हम चुनाव हार जाते हैं प्रदेश में लोकसभा का कुछ सीटों पे, तब भारतीय जनता पार्टी नहीं कहती है कि, तब समाजवादी पार्टी नहीं कहती है कि वो कैसे जीत गए, तब लोकतंत्र बहाल हो जाता है। लेकिन अगर वो चुनाव हार गए, सिर्फ चुनाव हारना ही लोकतंत्र की हत्या की परिभाषा है क्या? यही हाल विधानसभा चुनाव में हुआ। जब विधानसभा चुनाव हार गए, बहुत सारा टीकरा ईवीएम मशीन पे फोड़ा, तमाम सारी चीजों पे। लेकिन जब जिला पंचायत सदस्य के चुनाव हुए, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए,
जो कि बैलेट पेपर से होने थे, तब इनको प्रत्याशी ढूंढने नहीं मिले। चलिए ठीक है, ये कह सकते हैं कि भाई आपने जिन प्रत्याशियों को लड़ाया वहां भी आपने बेईमानी कर ली, लेकिन आपने तो 27 सीटों पे तो आपको प्रत्याशी नहीं मिले। अभी जिस प्रकार से सुशील जी कह रहे थे, आदरणीय सुशील जी, कि कांग्रेस को प्रत्याशी ढूंढने नहीं मिल रहे, अभी रुद्र जी कह रहे थे कि कांग्रेस को प्रत्याशी ढूंढने नहीं मिल रहे। वही हाल कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का हो गया, जो है जिला पंचायत चुनाव में, और उसके बाद में ठीकरा फोड़ रहे हैं किसपे, कि भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी कर ली। यानी कि जब जब आप चुनाव जीत जाए ठीक है, इस पर मनीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सर 2022 में मनीष जी सवाल आप ही से, 2022 के जो नतीजे थे, 111 सीट पर समाजवादी पार्टी सिमटी थी, जीत का सेहरा नहीं बांध पाए थे आप लोग, तो वहीं से आप लोगों को जी जान लगा देना चाहिए थे, वहीं से ही मेहनत शुरू कर देनी चाहिए थी। और आखिरी समय में बार बार प्रत्याशी को चेंज करना भी, वो भी कहीं ना कहीं स्वाति जी आपकी गलत रणनीति को दर्शाता है। स्वाति जी, जो ये बार बार कहा जाता है कि हमने उम्मीदवार बदला, उम्मीदवार तो हमारा कोई घोषित ही नहीं हुआ था, और जो उम्मीदवार हमारा घोषित हुआ वो चुनाव लड़ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जैन साहब कह रहे थे कि उम्मीदवार नहीं मिल रहे थे। जैन साहब, जब कोई प्रत्याशी बनने को तैयार होता है, जब कोई उम्मीदवार लड़ता है चुनाव, उसके घर में आप पुलिस भेज देंगे, उसको पकड़वा करके जेलों में डलवा देंगे, उसके घरों पर बुलडोजर भेज देंगे। अरे जैन साहब 2 मिनट सुन लीजिए। जैन साहब को हर चीज में, अरे जैन साहब, मैंने बोला क्या आपके बीच में? जैन साहब सुनिए तो, लग रहा है कि हर चीज में सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। जैन साहब 2 मिनट सुन तो लीजिए। आपके प्रत्याशी क्या इतने कमजोर हैं? हमारे प्रत्याशी अगर कमजोर होते, हमारे प्रत्याशी अगर कमजोर होते, तो हम जो 36% हमको श्री अखिलेश यादव जी पर जनता ने भरोसा करके वोट दिया है, हम 2,96,00,000 वोट पाए हैं, हमको ये वोट नहीं मिलता। उनके राजनीतिक कुवत पर जनता भरोसा करती है, राजनीतिक ताकत पर भरोसा करती है। और आप दो तरीके की बात कर रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं इतना वोट पाए, अरे जैन जी सुन लीजिए, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम वोट नहीं पा रहे। अरे जैन जी सुन लीजिए, आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आप चुनाव बल से जीत लेते हैं, अरे सुनिए तो, चुनाव छल से जीत लेते हैं। सुन लीजिए कैसी जैन दो जी, तरीके की बातें कैसे हो सकती है ना? अरे हम दो तरह, एक बात कहिए, या तो आप वोट पाए हैं, या तो कहिए आप हार रहे हैं, एक चीज कहिए ना। एक तरफ आप कह रहे हैं आप जीत रहे हैं, वोट आपको जनता दे रही है, दूसरी तरफ कह रहे हैं हार रहे हैं हम, इसलिए हार रहे हैं क्योंकि आप छल कर रहे हैं। जैन जी, अगर जनता हमें वोट न देती, जनता अगर हमें भरोसा नहीं करती, तो आपके नेता 40 हेलीकॉप्टर लेकर के उत्तर प्रदेश के चुनाव में घूम रहे थे, 14 चार्टर्ड प्लेन लेकर के घूम रहे थे, और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अकेले मुकाबला करके 125 विधायक जीते। और सुन लीजिए, 80 हमारे जो विधायक हारे हैं, वो 8,000 से कम वोटों से हारे हैं। जैन साहब सुनिए, अब जैन साहब आप सुनने को नहीं चाह रहे, बेटा होगा, फिर भतीजा होगा, एक व्यक्ति अपनी बात रखे, तो आप बता दीजिए। ठीक है, ये लोकतंत्र है। अरे जैन साहब, कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है चुनाव, जनता जिसको चाहेगी उसको चुनेगी। ये रही कि पिताजी की सीट रही है तो बेटा को मिलेगी, पोता को मिलेगी, परपोता को मिलेगी, ये नहीं है। इस गुरूर से, इस घमंड से बाहर आइए। अगर आपने बोल लिया हो तो मैं बोलूं? देखिए आज तो, अरे जैन साहब सुनिए, इतने आप उत्साह में मत आइए। और मैं आपसे कह रहा हूं कि वो तारीख लिख लीजिए जिस दिन आप बहुत बड़े राजनीतिक बुरे हश्र में फंसेंगे। आप क्यों इतना उत्साह में बोल रहे हैं? आपसे ना कोई डरता है, ना कोई आपके धमकाने से कोई डरता है। क्या बात करते हैं आप जैन जी? आपके बुलडोजर भेजने से समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता कोई नहीं डरता है। आपके पहले वाले कार्यकाल में 28,000, अभी आदरणीय देश के महान वरिष्ठ पत्रकार सुशील दुबे जी कह रहे थे, जवानी कुर्बान गैंग की जिक्र कर रहे थे। इसी जवानी कुर्बानी गैंग को, जिसको आप कह रहे हैं समाजवाद का जो पाठ आप सिखा रहे हैं, तथा कथित लोगों ने, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, इन्हीं लोगों ने हमेशा से आदरणीय लोहिया जी को, आदरणीय नेताजी को, और जिस मोहन सिंह जी का जिक्र करें, मैं 14 बरस उनके साथ रहा हूं, 14 बरस मैंने काम किया, और मैं उसी देवरिया का रहने वाला हूं। दुबे जी, मैंने देखा है कि रात दिन 5 वर्षों तक काम के लिए जो बुद्धिजीवी वर्ग है आकर कहता तो मोहन सिंह जी आप बहुत बड़े नेता है, बहुत अच्छे नेता है, बहुत मृदुभाषी हैं, आप ये काम कर दीजिए। लेकिन जब वोट देने का समय आता था, वोट देने की बारी आती थी, भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठा लेते थे। हमने नजदीक से देखा है प्रबुद्ध वर्ग को। लोकतंत्र है सर, जीत हार इसमें लगी रहती है। नहीं, लेकिन स्वाति जी जिस तरह की बात जैन जी बोल रहे हैं, बोलने का मौका नहीं दे रहे, ये ठीक बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन अखिलेश यादव ने प्रचार कहीं किया ही नहीं। अच्छा एक बात बताइए, हमारी रणनीति का, हमारी पार्टी के रणनीति का हिस्सा हो सकता है, हमारी पार्टी की रणनीति हो सकती है। हो सकता हो कि कई बार हम सफल हो जाते हैं, कई बार हम असफल हो जाते हैं, लेकिन सफलता और असफलता राजनीति में दोनों चलता है। राजनीति में सफलता और असफलता दोनों चलता है। ये कौन सी रणनीति है?
जेपी नड्डा जी आए थे क्या प्रचार करने? अच्छे सरकार की वजह से ही जनता ने ये भरोसा दिया है और इस पे हम लोग खरे उतरेंगे, आजमगढ़ का विकास करेंगे। बड़े गढ़ को आपने ध्वस्त किया है, रामपुर और आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद आपको क्या लगता है कि जीत का श्रेय कहाँ जाता है, किसको जाता है? ये पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं उनके अच्छी नीतियां और गरीब कल्याण योजनाएं जितनी है गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए, कहीं ना कहीं उसी की जीत है। उसी पे भरोसा करके आजमगढ़ ने भी कमल खिलाया है। अखिलेश यादव प्रचार करने ही नहीं आए आजमगढ़, क्या लगता है बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे या क्या वजह थी? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं थे, उनको पता था कि वो नहीं जीत पाएंगे यहाँ, क्योंकि एक बार जनता ने उनको चुना था और वो 3 साल में छोड़ के चले गए थे, उन्होंने कुछ किया नहीं था, तो उनको पता था कि जनता उनको नकार देगी और वही हुआ। धर्मेंद्र यादव को कहना है कि गुड्डू जमाली और भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन कर लिया था इसलिए वो हार गए और आप लोग जीत गए। नहीं, ये उनको थोड़ा मैं करेक्ट करना चाहता हूँ। जब 2019 में लड़े थे तो उन दोनों का गठबंधन था, इसलिए, नहीं तो उसी बार वो लोग हार गए होते। तो इस बार जब अलग अलग लड़े, बसपा अलग लड़ी, सपा अलग लड़ी, बीजेपी अलग लड़ी, तो जनता का समर्थन जो है भारी पड़ा भारतीय जनता पार्टी के साथ और कमल खिला है। आजमगढ़ के लिए क्या प्रायोरिटीज हैं आपकी, क्योंकि आजमगढ़ को आर्यमगढ़ भी बनाने की तैयारी हो रही है? आजमगढ़ के लिए सबसे पहली जो तैयारी है वो ये है कि आजमगढ़ का जो रुका हुआ विकास है वो तुरंत स्पीड पकड़े। इसको जो है पूजनीय प्रधानमंत्री जी, पूजनीय हमारे महाराज जी के हाथों में सौंपेंगे और उनसे विशेष आग्रह करेंगे कि हमारे पास समय कम है, 1.5 साल ही है हमारे पास, तो आप जो है विशेष कृपा करिए आजमगढ़ पे, और आजमगढ़ पे जितनी योजनाएं यहाँ की रुकी हुई है वो सारी हम लोग लेकर आएंगे और आजमगढ़ का विकास कराएंगे। आजमगढ़ का नाम बदलेगा, आर्यमगढ़ नाम होगा? ये तो मुख्यमंत्री जी बता पाएंगे, हमारे महाराज जी बता पाएंगे, इसके विषय में मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा, सपा का गढ़ कहा जाता था, अब तो गढ़ नहीं रहा, ये अब बीजेपी का गढ़ हो गया, ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ हो गया। जनता ने बता दिया है कि पूरा उत्तर प्रदेश ही बीजेपी का गढ़ बन चुका है। चप्पा चप्पा भाजपा। बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसद निरहुआ को सुन रहे थे दिनेश लाल निरहुआ। रुद्र प्रताप दुबे जी 2019 में हार, 2022 में जीत, हारे हुए कैंडिडेट को भी बीजेपी ने इस बार उतारा जमीन पर और विश्वास इतना ज्यादा था कि कुछ भी हो सकता था। भोजपुरी स्टार से सांसद तक का सफर अब उनका शुरू हो गया है। दिनेश लाल निरहुआ का जी बिल्कुल, वो लगातार जब न्यूज़ चैनल्स में जा रहे थे, कॉन्क्लेव में जा रहे थे, तो आजमगढ़ की बात करते थे। मुझे ये नहीं मालूम कि वो स्मृति ईरानी की तरह ज़मीन पे सक्रिय थे कि नहीं, क्योंकि बीच में कोविड पीरियड था, मैंने दिनेश लाल यादव जी को वहाँ पे उस तरह से काम करते नहीं देखा। लेकिन मैं ये जरूर मानता हूँ कि मीडिया बैट्स में वो आजमगढ़ को अपना बता रहे थे और लगातार अखिलेश यादव पे हमले कर रहे थे। यश भारती सम्मान से भी मनीष जी नवाजा है 2012 में। बिल्कुल आप ही की सरकार ने। हाँ बिल्कुल। और यहाँ पे एक दूसरा एक जरूरी पॉइंट था, मुझे लगता है स्वाति जी वो भी आ जाना चाहिए। जिस तरीके से आजम खान साहब, आजकल की दौर की जो पॉलिटिक्स है वो प्राउड पॉलिटिक्स है, आपको गर्व को फील कराने की पॉलिटिक्स है। उसमें आजम खान साहब ने, जो आदरणीय सुशील जी ने बात कहा, जो लगातार अपने आप को कमजोर दिखाने की कोशिश करते हैं, वो इस राजनीति के साथ चल नहीं रहा। जब वो कहते हैं मैं सबसे गिरा हुआ हूँ, सबसे निचला इंसान हूँ, मेरे पास बिल्कुल ताकत नहीं। जब प्रधानमंत्री मोदी के किसी की गाड़ी के नीचे कोई अगर पिल्ला भी आ जाए तो दुख होता है, तो उसको वो अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं कि नहीं, ये मुस्लिम जमात के लिए किया गया। तो अपने ही साथ एक बड़ी जमात को जो बेचारा फील कराने वाली है पॉलिटिक्स है, मुझे लगता है रामपुर में उसकी भी थोड़ी सी डगमगाई है। आजम खान साहब को ये सुशील जी, समय चूंकि बहुत कम है, अब रामपुर और आजमगढ़ की राजनीति बदली दिखेगी क्या? भगवा हावी हो गया है यहाँ पर? बेशक बदल गई, दिखेगी तो दिख गई, साफ दिख गई, और ये अभी कंटिन्यू करेगी ये राजनीति और ये रंग, क्योंकि विकल्प नहीं है। सामने कोई बड़ी पर्सनालिटी नहीं है, सामने कोई कद नहीं है, सामने कोई विचारधारा नहीं है, सामने लोहिया जनरेशन मिश्रा नहीं है, मुलायम सिंह नहीं है, तो सामने की स्थिति के लिए अभी सामने अब मुसलमान एकदम से वोट कर ही दे तो कितना कर देगा। जब यादव दलिती जो है शिफ्ट हो रहा है, ये रामपुर में भी दिख गया और ये आजमगढ़ में भी दिख गया, तो वोट बैंक ही की तो राजनीति है और मैसेज राजनीति है। मैसेज बीजेपी तड़ापड़ दे रही है। अब क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इस चुनाव के परिणाम से अग्निवीर को पॉजिटिव मान लिया जाए? क्या है, अग्निवीर अगर यही हाल था तो ये को हार जाना चाहिए दोनों को। इतनी हाई के बाद भी दोनों जीत गए। तो ये मैसेज और संदर्भों की राजनीति है। जो मैसेज और संदर्भों की राजनीति में जीत जाएगा वही आगे राज करेगा। केसी जैन जी, 2024 के लिए तो आपके लिए कह सकते हैं सरल हो गया, पृष्ठभूमि भी यहीं से बना ली। देखिए
बहुत जी, कम जी, शब्दों स्वाति में जी, सर, देखिए हम लोग वक्त नहीं। देखिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से प्रदेश की सरकारें काम कर रही हैं, माननीय योगी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से प्रदेश के अन्य जितने भी जिला के पदाधिकारी हैं, अन्य नेता हैं, वो सब जिस प्रकार से काम कर रहे हैं और प्रदेश की जो योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचा रहे हैं, उनका लाभ लोगों को मिल रहा है। और खास करके जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या अभी तक बनी हो रही थी, जो गुंडागर्दी प्रदेश में ठीक है होती थी, सर, वो जिस प्रकार से वक्त कम समाप्त है। हुई है, मनीष जी, इन सारी चीजों मनीष जी को जनता कैसे ने मंथन समर्थन करेंगे? दिया है और हम आगे भी इसी तरीके से स्वाति जी, हम 2024 के चुनाव में बहुत बेहतर प्रदर्शन करेंगे और जहां से हमसे चूक हुई है वहां पर हम समीक्षा करेंगे, उनमें सुधार करेंगे और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 2024 में बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कुरुक्षेत्र में इतना ही, दीजिए इजाजत।